हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर चैनल रियल कंसेप्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपवर्तन के बारे में। इससे पहले हमने लाइट के बारे में कुछ बेसिक बातें की थी, वहाँ पर हमने इमेज फॉर्मेशन वगैरह सारी बातें जानी थी बेसिक। तो अब हम बात करेंगे आपका आज रिफ्रैक्शन की घटना, अपवर्तन की घटना। तो उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों आप सभी के साथ। चलिए टॉपिक को अपने आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपवर्तन है क्या, इसके बारे में पहले बहुत कुछ बेसिक बातें आज आपको जानने को मिलेंगी और 100% यहाँ पर आपको मैं बहुत कुछ न्यू बातें दूंगा कि अपवर्तन है क्या। आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि अपवर्तन की घटना वास्तव में होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन की घटना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। अपवर्तन का डायरेक्ट मीन्स होता है, अपवर्तन आप पहचानोगे कैसे, तो थोड़ी सी यहाँ पे आपको कुछ बातें मैं समझाता हूँ कि है क्या। जैसे आपको मैं ये कहता हूँ कि आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि प्रकाश को आप क्या मोड़ सकते हो। मीन्स जो लाइट है, हम लोग मानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। क्या मैं ये सवाल करूँ कि आप लाइट को मोड़ सकते हैं, तो आप इमेजिन करो आप लाइट के सामने हाथ लगा के मोड़ सकते हो? नहीं मोड़ सकते हो, क्योंकि हाथ लगाओगे तो लाइट रुक जाएगी। तो आखिर हम लाइट को मोड़ना चाहते हैं तो कैसे मोड़ें, तो ये जान लीजिएगा कि यही रिफ्रैक्शन का मतलब होता है। रिफ्रैक्शन का डायरेक्ट मीन्स होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश का मुड़ जाना। मीन्स प्रकाश का मुड़ना जो होता है, यही घटना आपका कहलाता है अपवर्तन की घटना, या इसी को आप एक लाइन में याद कर सकते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। किसी भी तरह से, मीन्स आप कोई ऐसा प्रोसेस करो, कोई ऐसी प्रक्रिया करो जहाँ पे लाइट आपकी मुड़ जाए, वही कहलाता है अपवर्तन। तो अपवर्तन का बिल्कुल वन लाइन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन प्रोसेस, है जो भी आप फिनोमिना समझे, ठीक है। अब ये प्रोसेस में होता क्या क्या है, आखिर लाइट को हम क्यों मोड़ते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या शर्त है, या हम ऐसा कौन सी कंडीशन फॉलो करें कि अपवर्तन की घटना तभी होगी, तो उसके बारे में कंटिन्यू करते हैं। तो अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। अगर हम किसी लाइट को चाहते हैं कि उसके पथ को मोड़ दें, उसको विक्षेपित कर दें, तो ये घटना आपकी अपवर्तन की घटना कहलाती है। अब ये अपवर्तन की घटना होता क्यों है, इसका रीजन बता रहा हूं। आखिर अपवर्तन की घटना घटित तो क्यों होती है, तो वो रीजन जानिएगा, व्हाई दिस इज पॉसिबल, मतलब क्यों यह ऐसा होता है, क्या रीज़न इसका है। तो जान लीजिएगा एक बात, मैं आपको क्लियरली हर एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा। अपवर्तन की घटना तभी घट पाती है जब प्रकाश का वेग बदल जाए। मीन्स किसी भी तरह से अगर प्रकाश का वेग थोड़ा सा भी बदला तो 100% है कि लाइट अपने आप मुड़ जाएगी। मीन्स वेलोसिटी में अगर परिवर्तन हो रहा है, वेग में अगर किसी भी तरह से परिवर्तन हो गया, तो 100% है कि आपका जो अपवर्तन की घटना है ये आपकी घटित हो जाएगी। तो अपवर्तन की घटना घटित होने में सबसे बड़ा रोल होता है कि आपका वेग जो है बदलना चाहिए, क्योंकि अपवर्तन की घटना में अगर वेग नहीं बदला तो लाइट कभी मुड़ नहीं पाएगी, और बेंडिंग का मतलब ही होता है प्रकाश का मुड़ना, ठीक। तो अपवर्तन की घटना क्यों घटित हो पाती है, उसका रीजन है कि प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, लाइट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं और कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये वेग भी क्यों अलग अलग होता है। आप कहोगे सर ये वेग भी क्यों बदलता है, कैसे जाने कि वेग बदल रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका किसी भी माध्यम में, मतलब अभी ये सारे टॉपिक आपके लिंक है, मैं सब आपको लिंक करवाता हूँ, पहले यहाँ पे समझाता हूँ। एक फॉर्मूला कहता है वेलोसिटी ऑफ मीडियम। वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू होता है c/n। ये c क्या होता है, ये c आपका प्रकाश की चाल होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट आपकी ये होती है प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और ये n क्या होता है, ये माध्यम होता है, कोई भी ऐसा माध्यम जहाँ पर भी आप क्या निकालना चाहते हो, लाइट की वेलोसिटी। मतलब किसी भी मीडियम में अगर आप लाइट की वेलोसिटी निकालना चाहते हो कि वो किस वेग से चल रही है, तो वो माध्यम आप यहाँ पर पुट कर दो, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान यहाँ पर पुट कर दो, तो आपको वेलोसिटी निकल के चली आएगी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जब वेग में परिवर्तन होता है या वेग अलग अलग होने के कारण अपवर्तन की घटना घटित होती है, तो ये मतलब प्रूव है, वैज्ञानिकों ने पहले से प्रूव कर दिया था। मतलब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ गैस क्या होगी, ठीक, या फिर वेलोसिटी ऑफ कांच क्या होगा,
कांच में क्या इसकी चाल होगी, वैज्ञानिकों ने निकाल के पहले से रखा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ वाटर क्या होगा, मीन्स वाटर में क्या वेलोसिटी होगी, ये सब हमें पहले से पता है। जब हमें पहले से पता है कि किसी कांच में क्या होगा चाल, पानी में क्या होगा चाल, तो इसी वेग के बदलाव होने की वजह से जब हम ये घटना करवाते हैं तो इस वेग के अलग अलग होने की वजह से ये अपवर्तन की घटना संभव हो पाती है। ये पहली बात है आपका, ये अपवर्तन की घटना होने का ये सबसे बड़ा मस्ट रीज़न है जो इस पर डिपेंड करता है कि वेग अगर बदला तो 100% है लाइट मुड़ जाएगी, उसका वेग अलग है तो मुड़ जाएगा। अब दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है आपका माध्यम पर भी, मीन्स कि मीडियम आप क्या लिए हो, किस मीडियम में आप लाइट को भेज रहे हो, उस मीडियम पर भी ये डिपेंड करता है। बस यही दो बातें आपकी हैं जो इस रिफ्रैक्शन की घटना को इफ़ेक्टिव करते हैं, मीन्स प्रभाव डालते हैं। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो माध्यम पर भी निर्भर करता है, ठीक है। तो अब मीडियम क्या है, मीडियम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इसके बारे में अभी थोड़ा सा आगे मैं जिक्र करूंगा। तो लाइट का मुड़ना दो बातों पे डिपेंड करता है, एक मीडियम पर और एक उसके वेलोसिटी के डिफरेंट होने की वजह से। तो आपको पता चलेगा कि अपवर्तन होता क्या है और ये क्यों हुआ, मीन्स ऐसा क्या रीज़न है जो अपवर्तन की घटना को घटित करवाती है, तो वो है उसका वेलोसिटी का अलग होना। अब मैं आपको यहाँ पे शर्त बताता हूँ कि आखिर ये घटना के होने के लिए कंडीशन क्या है, मीन्स अगर आप अपवर्तन की घटना करवाना चाहते हो तो ऐसा क्या शर्त रखें, ऐसा हम क्या मतलब आसपास का सराउंडिंग क्रिएट करें जिससे ये अपवर्तन की घटना हो सके। तो इसके लिए अब शर्त जान लीजिए कि जो सबसे बड़ा शर्त है, सिर्फ और सिर्फ इसकी दो कंडीशन हैं। अगर उन दो कंडीशंस को आपने फॉलो कर दिया तो अपवर्तन की घटना ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एकदम मस्ट बिल्कुल क्लियरली सुनिएगा इस बात को, मैंने इस चीज़ का पहले भी जिक्र किया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन फिर से करूँगा। इसके लिए अपवर्तन की घटना होने के लिए जो शर्त है, दो माध्यम आपको अलग अलग लेना है, दो माध्यम आपको अलग अलग लेना है, ये इसका सबसे बड़ा क्या है, शर्त है। दो माध्यम जो कि अलग अलग होना चाहिए, मीन्स डिफरेंट मीडियम आप लीजिए, ठीक है। डिफरेंट आपको टू मीडियम लेना है। पहली इसकी शर्त है कि दो माध्यम आप लो, वो माध्यम अलग अलग होना चाहिए। नो मैटर आप वायु ले सकते हो, कांच ले सकते हो, कोई भी दो माध्यम होना चाहिए, ओके। एंड दूसरी इसकी सबसे बड़ी शर्त है, जो आपने ये माध्यम लिया है ये माध्यम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मीन्स आपका ये पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ना कि आप अपारदर्शी माध्यम ले लो। तो अब समझना ये सबसे बड़ी शर्त है कि अपवर्तन की घटना कराने के लिए आप बस दो रीज़न आप क्रिएट कर दो, दो डिफरेंट मीडियम ले लो और वो मीडियम पारदर्शी होना चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसी को ट्रांसपेरेंट भी कहते हैं, इसी को ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं। ओपेक मीडियम मत ले लीजिएगा, ओपेक का मतलब अपारदर्शी होता है, यहाँ पर मैंने पारदर्शी माध्यम लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन के लिए शर्त क्या है, दो मीडियम आपको लेना है अलग अलग, कोई भी मीडियम ले लो और उस मीडियम को पारदर्शी होना चाहिए। क्यों, अब ये पारदर्शी मैंने क्यों बोला, अब आप सोचो, मैंने कह दिया कि दो मीडियम लो, आप कांच भी ले सकते हो, बालू भी ले सकते हो, लकड़ी लोहा पत्थर भी ले सकते हो, क्या उसमें प्रकाश चल पाएगी? क्या आपने कभी देखा है कि पत्थर में से लाइट आर पार गुजर जाती है? नहीं गुजर पाती है। तो आप अपवर्तन की जब घटना करवाते हो तो ये पारदर्शी मीडियम होना चाहिए जहां पर प्रकाश चल सके, आर पार जा सके। तो आपको पारदर्शी माध्यम लेना है और दो डिफरेंट माध्यम लेना है। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो 100% है अपवर्तन की घटना घटित हो जाएगी, ये इसके लिए शर्त है। अब आपको पता चल गया, मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होती है। जस्ट इससे पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है दो माध्यम का अलग अलग होना। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने माध्यम अलग अलग लिया है तो 100% है कि वहाँ की वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जस्ट पुराने फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू c/n।
इस फॉर्मूले से आप किसी भी माध्यम में वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक डिपेंडिंग फैक्टर था जो माध्यम पर कुछ इस तरह से निर्भर करता है वेलोसिटी पर। अगर माध्यम का ये संबंध होता है वेलोसिटी के साथ तो यही रीज़न सबसे बड़ा मस्ट कॉज था जो अपवर्तन की घटना को घटित करवा पाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि अपवर्तन होता क्या है, क्यों होता है, शर्त भी मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा कि अपवर्तन की प्रक्रिया क्या है, अपवर्तन की प्रक्रिया होता क्या है, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन की घटना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना। अब ये होता कैसे है वो प्रक्रिया मैं आपको समझाता हूँ। आप दो डिफरेंट मीडियम लो। अब वो डिफरेंट मीडियम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स जो आप दो मीडियम लेते हो वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 2 मीडियम हो सकता है, 3 मीडियम हो सकता है, 4 मीडियम, मतलब जितना आपका मन करे, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल रूल फॉलो कर सकते हैं। मुझे ये बताना कि मैं 2 डिफरेंट मीडियम ले रहा हूँ, ठीक, आपको एक्सप्लेन करने के लिए मान ले रहा हूँ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल, आपके बुक में सघन लिखा होता है, विरल लिखा होता है, आप इस पर मत कन्फ्यूज है। मैं आपका कंसेप्ट बिल्डअप कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। आप ये समझो मैं कोई भी 2 माध्यम ले लूँ, कोई भी 2 माध्यम मैंने ले लिए, 2 माध्यम, एक है आपका मीडियम 1 एंड एक है आपका मीडियम 2। और यहीं पर मैं आपको छोटा सा शर्त बता रहा हूँ जो मैंने आपको कहा था कि मस्ट बातें जो आपको नहीं पता होगी वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको याद होगा परावर्तन की घटना में मैंने बोला था कि जब परावर्तन की घटना घटित होती है तो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम का होना आवश्यक होता है। वो एक माध्यम कुछ भी आप ले लो, वहाँ पर मैंने क्लियरली बिल्कुल बाउंड किया था ना कि परावर्तन की घटना सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम में होता है। सेम उसी तरह से रिफ्रैक्शन की घटना, अपवर्तन की घटना 100% है कि इसके लिए कम से कम आपको 2 माध्यम लेना है। मीन्स इससे कम अगर आप लिए, जैसे मैंने यहाँ 2 माध्यम लिया है, इससे कम हम अगर लेंगे तो आप एक लोगे, तो एक वाले में तो तुरंत परावर्तन की घटना हो जाएगा, वहाँ पर अपवर्तन होगा ही नहीं। तो अपवर्तन के लिए सबसे बड़ा शर्त ये भी है कि माध्यम कम से कम 2 होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी ले लो, 3 ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो, लेकिन वो सभी मीडियम कैसे होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए। बीच में अगर आप अपारदर्शी रख दिए तो नहीं होगा। तो न्यूनतम सबसे कम से कम यही बात मैं आपको बता रहा था, परावर्तन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और अपवर्तन की घटना के लिए हमेशा और हमेशा 2 माध्यम चाहिए, क्योंकि बिना 2 माध्यम के हुए अपवर्तन की घटना घटित हो ही नहीं सकती है। तो ये अपवर्तन की सबसे बड़ी बात थी। अगर एक मीडियम है तो वहाँ परावर्तन हमेशा होगा, सदैव होगा, लेकिन 2 मीडियम है तो आप चेक कर लेना कहीं अपवर्तन की घटना तो नहीं घटित हो रही है। तो ये आपका सबसे बड़ा शर्त था। अब अपवर्तन की घटना में जब आपने 2 मीडियम ले लिया तो यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम केस क्या हो सकते हैं। अपवर्तन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का किसी भी तरह मुड़ जाना। तो अब हम यहाँ पर आपको एक फिगर से समझाते हैं। जैसे मान लिए हम जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, मैंने मान लिया कि ये सीधी रेखा में कोई प्रकाश जा रही है। हो सकता है ये लाइट थोड़ा सा मुड़ जाए, मीन्स अभी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सीधी लाइट जा रही थी, हो सकता है लाइट ये इधर मुड़ गई हो सकता है ये लाइट इधर मुड़ गई हो, या फिर मतलब कहीं भी चली गई हो, ये थोड़ा सा मुड़ गया हो। इस लाइट का जो सोर्स है, इस सोर्स ऑफ लाइट जो शुरुआत में आ रही थी, किसी भी एक मीडियम में तो प्रकाश की चाल सीधी होती है। मतलब जब आपको मैंने परावर्तन चैप्टर पढ़ाया था तो आप जानते हो मैंने शुरुआत में बोला था कि जो हमें रीड करना है, प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में चलता है। तो आप जो मानोगे, मैंने मान लिया कि प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 डिफरेंट मीडियम लिया है ना, तो अब समझना हो क्या सकता है। अगर ये प्रकाश सीधी रेखा में यहाँ पर चली है तो जैसे ये दूसरे मीडियम में जाएगा 100% है कि वो कुछ ना कुछ तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, 100% श्योर है। आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, क्यों? क्योंकि उस क्यों का जवाब ये है आपका, डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी बदल जरूर जाती है इस फॉर्मूले से। आप बताना यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा वो फिक्स होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कांच ले लिया या एयर ले लिया, तो इस मीडियम में तो वेलोसिटी फिक्स है ना, तो उस वेलोसिटी जब हम कह रहे फिक्स है, उसका वेग फिक्स है, तो जाहिर सी बात है वो सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन जैसे वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, इस फॉर्मूले की वजह से उसका वेग बदल जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है माध्यम बदलेगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा, और वेलोसिटी बदला तो 100% है। वो केस मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या हो सकता है।
केस 1, केस 2, केस 3, मतलब इसी तरह कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन ये श्योर है कि किसी भी दूसरे मीडियम में जब ये लाइट जा रही होगी तो ये अपने इस पाथ पर तो नहीं ही जाएगा। मतलब जैसे ये मैं डॉट डॉट लाइन जो दिखा रहा हूँ, ये इसका एक्चुअल पाथ है। ये देख रहे हैं जो एक्चुअल पाथ है, मीन्स ये वाले लाइट का जो एक्चुअल पाथ है इस पर तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदल जा रही है। तो समझिएगा यही आपके अपवर्तन की घटना है कि प्रकाश अपने जिस मार्ग पर जाना चाह रहा था, मीन्स इसको तो जाना था बिल्कुल सीधे मार्ग पर, इसको तो हमेशा हम जानते हैं एक प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है, इसको जाना चाहिए था सीधे मार्ग में। लेकिन हो क्या गया, ये लाइट कहीं इधर मुड़ गई, कहीं इधर मुड़ गया, कहीं इधर मुड़ गया। ये जो लाइट मुड़ गया ना, इसी घटना को हम अपवर्तन की घटना कहते हैं। और आप समझो ये अपवर्तन की घटना आखिर क्यों घटा। अगर ये मीडियम सेम होता तो 100% है कि ये लाइट क्यों विक्षेपित होती। आप मुझे ये बताओ, जब आप फैमिली के साथ रहते हो तो आप ज़्यादा फ्रीडम फील करते हो या फिर अकेले रहते हो तो फ्रीडम फील करते हो। इस लाइट के साथ भी वही हुआ है। अगर ये पूरा मीडियम सेम होता, इसको बाउंड करने वाला, इसको मतलब परेशान करने वाला कोई पर्सन ना हो, तो ये फ्रीली बिल्कुल अपने इस पाथ पर जाता जो मैंने डॉटेड बनाया, बिल्कुल सीधी रेखा में। लेकिन हो क्या गया, कोई ऐसा डिफरेंट बाउंडेशन था, कोई एक ऐसा सराउंडिंग था जो इसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसके वजह से ये क्या हो गया, मुड़ गया। इस प्रकाश के मुड़ने की घटना को ही हम कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट। और यही फिनोमिना, यही प्रोसेस आपका कहलाता है अपवर्तन की घटना। तो अपवर्तन की घटना में हुआ क्या, कोई ऐसा मीडियम आ गया, पारदर्शी माध्यम, जो इसको प्रभावित कर दिया। और जब प्रभावित कर दिया तो ये विक्षेपित हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको केस समझाऊंगा। बिल्कुल अपवर्तन की घटना यही घटित होती है। हम जानते हैं कि किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल सेम होती है, जिस भी मीडियम में ले लो, फॉर एग्जांपल कांच ले लो, एयर ले लो, कुछ भी ले लो, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, इस मीडियम में जो भी चाल रही होगी वो कांस्टेंट है। लेकिन जैसे डिफरेंट मीडियम आया, ये लाइट क्यों मुड़ गई, उस लाइट को मुड़ने का रीज़न ये था क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंट मीडियम में वेलोसिटी माध्यम पर निर्भर करती है, बदल गया। तो जैसे इसकी वेलोसिटी जब बदल गई तो जाहिर सी बात है ना कि अपने रियल पाथ पर तो वो चल नहीं पाएगा। जब वेलोसिटी उसकी बदल गई तो अपने वास्तविक पाथ पर वो थोड़ी ना जाएगा, तो अपने पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो गया। इसी पाथ का डिफ्लेक्ट होना, अपने वास्तविक पथ से मुड़ जाना, यही घटना आपकी कहलाती है अपवर्तन की घटना। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी बातें भी बताता हूँ। वास्तविक पथ, जो इसका रियल पथ था या रियल पाथ था, बस अपने इसी रियल पाथ से अगर लाइट थोड़ा सा भी क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई या फिर वो मुड़ गई, तो यही घटना आपका तुरंत कहलाने लगेगा अपवर्तन की घटना। अब मैं इसको वास्तविक आपको सिद्ध करता हूँ। कैसे? अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक सरल, मतलब जो आपका रोड होता है वहां पर आप जितना तेज़ दौड़ सकते हो, एक पक्की सड़क पर जितना तेज़ आप दौड़ सकते हो, आपने कभी फील किया है क्या आप बालू पर उतना तेज़ दौड़ पाते हैं? नहीं दौड़ पाते होंगे, क्योंकि जो आपका रोड है वो प्लेन होता है। और बालू में जब आप दौड़ते हैं तो क्यों आपकी वेलोसिटी बदल जाती है? आपने सोचा है? आप मुझे बताओ, नीचे का सराउंडिंग आपका बदला है तभी तो आपकी वेलोसिटी डिफरेंट हो गई ना, क्योंकि सड़क क्या है, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट लगा तभी आप तेज़ दौड़ ले रहे थे। लेकिन बालू में ऐसा क्या हुआ, वहाँ पर सराउंडिंग चेंज हो गया, जो पक्की सड़क थी वही आपका बदल के बालू हो गया, इसीलिए आपकी वेलोसिटी वहाँ पर अलग हो जाती है और एक पक्की सड़क पर वेलोसिटी अलग हो जाती है। उसी कंसेप्ट से समझिए, ये पक्के सड़क पर जितना तेज दौड़ सकता था, एक बालू का माध्यम आ गया, वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या कम हो गई ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, वेलोसिटी बदली तो लाइट ऑटोमेटिकली मुड़ जाएगा। और ये प्रोसेस यही तो कह रहा है कि वेलोसिटी इसका बदला तो अपने वास्तविक पथ पे जो जाना चाह रहा था वो नहीं जा पाया और डिफ्लेक्ट हो गया। यही घटना आपकी अपवर्तन की घटना होती है। अब ये आपको पता चल गया। अब मैंने ये एक्सप्लेन किया है मीडियम 1, मीडियम 2। यहाँ पर मैं अब आपको समझाता हूँ कि मीडियम आप कितना भी ले सकते हो। ये तो दो माध्यम हो गए आपके, कैसे भी आप अप्लाई करो। अगर किन्हीं दो मीडियम, मतलब किसी भी दो माध्यम में प्रकाश का वेग बदला या फिर प्रकाश का पथ बदल गया, तो समझ जाना वहाँ पर उन दो मीडियम के बीच अपवर्तन की घटना घटित हुई है।
अब हम बात करते हैं कि माध्यम क्या क्या पॉसिबल है, माध्यम आप क्या ले सकते हो। तो माध्यम आपका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक सघन हो सकता है और एक विरल हो सकता है। मीन्स अगर हम किसी मीडियम की बात करें तो वो या तो रेयरर हो सकता है या तो डेंसर हो सकता है। तो वो दो मीडियम आप कैसे पहचानोगे कि एक मीडियम रेयरर है, एक मीडियम डेंसर है। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कुछ आसान शब्दों में। पहले तो इसको मैं फील करवाऊंगा कि क्या है रेयरर, क्या है डेंसर। दोस्तों कुछ भी नहीं है रेयरर डेंसर, थोड़ा सा भी टफ टॉपिक नहीं है, बस समझना आपको है। एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर, जिसे हम कहते हैं विरल माध्यम, इस रेयरर को, और इस डेंसर को कहते हैं सघन। थोड़ा हिंदी में बड़ा फ़ायदा मिलता है मुझे पढ़ाने में। अब देखिए क्या, डेंसर का मतलब सघन है, और सघन को आप समझ सकते हैं, सघन शब्दों से क्लियर हो रहा है थोड़ा, ये बाउंड टाइप मतलब बंधा हुआ लग रहा है। सघन मतलब ग्रुप ऐसा लग रहा है, पढ़ के लग रहा है यार ये विरल है, ये सघन। सघन का मतलब आप व्यवहारिक भाषा में समझेंगे, जैसे लगता है ना सघन का मतलब बहुत टफ चीज़ें, बस वहीं से समझिएगा। ऐसा कोई मीडियम आपने लिया, मैंने अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज़ एक्सप्लेन करना है। आपको छोटा सा फिगर बनाता हूँ और समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि दो माध्यम आपको लेना है, अब हम पहचानना चाहते हैं कि वो विरल है कि सघन है, तो कैसे पहचाने। अब समझना, इस सघन का मतलब है बाउंड, मोर बाउंड, उसको मतलब कैसा लग रहा है, बहुत मतलब फ्रीडम कम है। अब समझना इन दो माध्यमों में जहाँ पर भी प्रकाश थोड़ा सा क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, मीन्स जो अपने आप को ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहा होगा, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहा होगा, वही आपका होगा डेंसर। मीन्स जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट कम होगी वही मीडियम आपका ऑटोमेटिकली कहा जाएगा क्या, सघन माध्यम, या फिर इसी को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी कम होगी, 100% श्योर है कि वेलोसिटी आपकी कम होगी, और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसको आप ऑटोमेटिकली कह देना वो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है। और वहाँ पर होगा क्या, वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी। जहाँ पर ऐसा कोई भी मीडियम आपने लिया, अगर वेलोसिटी ज़्यादा है, दोनों में कंपैरिजन कर लो, अगर कम है तो वो मीडियम सघन कहला जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा है वो विरल कहला जाएगा। ये आपका अपवर्तन का सबसे बड़ा कंसेप्ट है जो आप पहचान सकते हो, कंसेप्चुअली मैंने बताया है। अब मैं आपके बुक की लैंग्वेज समझाता हूँ कि बुक में क्या लिखा होता है जो आप हमेशा रीड करते हो। जाहिर सी बात है हमारे पास आसान तरीका है, आप 10 माध्यम ले लो, आप 10 माध्यम ले लो, 50 माध्यम ले लो, वेलोसिटी को आप समझो। अगर वेलोसिटी कम है तो तुरंत उस मीडियम को डेंसर कह देना और बगल वाले को विरल कह देना। कैसे, वेलोसिटी को कंपेयर करके। लेकिन बुक्स में क्या लिखा होता है कि अगर पार्टिकल, मीन्स ऐसा कोई सराउंडिंग जहाँ पे पार्टिकल दूर दूर हैं वो आपका विरल कहलाता है, और जहाँ पर आपके पार्टिकल बहुत पास पास हैं, क्लोज हैं, बहुत डेंस हैं, मीन्स वहाँ पर डेंसिटी के आधार पर बताया जाता है कि अगर कहीं पर पार्टिकल बहुत डेंस हैं, बहुत पास पास हैं, क्लोज हैं, तो वो आपका डेंसर मीडियम कहलाता है, और जहाँ पर पार्टिकल आपके दूर दूर होते हैं वो आपका रेयरर कहलाता है। तो वो डेंसिटी के टर्म बताता है। मैंने आपको विरल भी माध्यम बता दिया क्या होता है विरल माध्यम, क्या होता है सघन माध्यम। जहाँ पे डेंसिटी कम वो आपका रेयरर, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा वो आपका विरल। तो अब हम क्या, सॉरी दोस्तों मैंने क्या बोला है, हाँ, जो डेंसिटी ज़्यादा है तो सघन, और डेंसिटी कम है तो विरल। विरल में कम वो है, मीन्स पार्टिकल उसके कम है। लेकिन सबसे आसान तरीका आपको वेलोसिटी से पहचानने का, आप वेलोसिटी निकाल सकते हो बैक फार्मूले से, वेलोसिटी ऑफ मीडियम इक्वल टू c/n। वहाँ से आप पहचान लेना वेलोसिटी कम है तो सघन, वेलोसिटी ज़्यादा है तो विरल। और पहचानने का तरीका दूसरा, या तो आप ऐसे पहचान लो उसके पार्टिकल्स पर। तो विरल माध्यम में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सघन माध्यम में बता दिया अपवर्तन की घटना क्या होती है और उसका सारा प्रोसेस मैंने बताया। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जो दो फिनोमिना है, इस दो फिनोमिना को आपको याद रखना है कि वो दो फिनोमिना है क्या। जो अपवर्तन की ये घटना घटित हुई है, ये अपवर्तन की घटना अगर आपका लाइट रेयरर टू डेंसर जाती है, मीन्स विरल से सघन में जाता है, रेयरर टू डेंसर, तो यहाँ पर क्या होता है, रेयरर से डेंसर में जाए तब क्या होता है। और दूसरा फिगर मैं आपको समझा देता हूँ कि डेंसर टू रेयरर जाए तब क्या होता है।
अगर प्रकाश विरल से सघन में जाए तो क्या होगा, और डेंसर टू रेयरर जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिनोमिना इसका समझा देता हूँ। जब प्रकाश जो आपका विरल से सघन में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये जो लाइट है आपकी, ये मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। मीन्स ये जो लाइट है आपकी, ये झुक जाती है अभिलंब की ओर। तो ये प्रोसेस देखिएगा, यहाँ पर आपकी लाइट आ रही थी, विरल से सघन में जाने पे जो प्रकाश होती है ये आपकी बेंड कर जाती है, किधर, टूवर्ड्स नॉर्मल। ये प्रकाश जो है आपका अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये आपकी जो लाइट होती है, जब लाइट आपकी रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये शिफ्ट कर जाती है या मुड़ जाती है या बेंड कर जाती है, किसके तरफ, टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। आपका नॉर्मल किधर है, ये है। तो ये जो लाइट है इसका समझिएगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस लाइट का एक्चुअल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, इस लाइट का एक्चुअल पाथ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या कर गई, ये वास्तव में शिफ्ट कर गई नॉर्मल की तरफ। ये देखिए, ये आपकी जो लाइट है ये शिफ्ट कर गई टूवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट कर जाती है तो वहाँ पर हम समझ जाएंगे कि लाइट का क्या से जा रही है, रेयरर टू डेंसर जा रही है। तो विरल से सघन के केस में ये होता है, लाइट आपकी शिफ्ट कर जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। और डेंसर टू रेयरर में क्या होता है, अब जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है तो ये आपका अभिलंब से दूर हट जाती है। जब लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है, कहीं पर भी अगर प्रकाश किरण नॉर्मल से दूर हट गई, मीन्स कहीं भी दो मीडियम में अगर आपकी जो प्रकाश है, ये जो प्रकाश का पथ है ये नॉर्मल से दूर हट गया है, मीन्स इसका एक्चुअल पाथ कुछ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, ये शिफ्ट कर गया। तो ये जो इसने अपने पाथ को दूर कर लिया नॉर्मल से, वो आपका कहलाता है कि लाइट कहाँ से जा रही होगी, डेंसर टू रेयरर। तो डेंसर टू रेयरर के केस में लाइट जो होती है वो अभिलंब से दूर चली जाती है, अभिलंब से दूर चली जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको अपवर्तन की घटना का अब कंप्लीट प्रोसेस समझाता हूँ। क्यों? क्योंकि अब आपको यहाँ से पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। तो अपवर्तन की घटना में पूरी प्रोसेस क्या, ये प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, फिनोमिना क्या है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं अपवर्तन की प्रक्रिया। यही घटना आपकी कहलाती है रिफ्रैक्शन प्रोसेस। या फिर व्हेन लाइट comes from rarer to denser, then light bends towards normal. This phenomena, this process is called refraction process. अगर वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई तो लाइट कहाँ से कहाँ जा रही होगी, रेयरर टू डेंसर। और अगर आपका नॉर्मल से दूर हट गया, नॉर्मल से अवे हो गया, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो उस केस में लाइट आपकी डेंसर टू रेयरर जा रही होगी। तो ये इतने मैक्सिमम केस इसके हो सकते थे। तो ये प्रोसेस क्या है, अपवर्तन की प्रक्रिया क्या है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन की प्रक्रिया। तो ये प्रोसेस इतने थे, कंप्लीट शर्त थे, इतने केस आपके अपवर्तन में बन सकते थे। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अपवर्तन की प्रक्रिया में और मैक्सिमम चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने जाना अपवर्तन की घटना में ये प्रोसेस होता है। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन की प्रक्रिया, प्रकाश का मुड़ जाना अभिलंब की ओर, यही प्रक्रिया कहलाती है आपकी अपवर्तन की प्रक्रिया। और यहाँ पर हम आपको समझाते हैं कि जो स्नेल्स लॉ लगता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर केस की कुछ बातें करेंगे जहाँ पर मुझे आपको छोटी छोटी बातें बताना है। अब हम समझ लिए कि दो मीडियम होते हैं तो वहाँ पर अपवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है। तो हम एक केस आपको समझा देते हैं, यहाँ से आपको कुछ डेफिनेशंस भी मुझे बताने हैं। हमने मान लिया कि कोई प्रकाश किरण विरल से जब सघन में जाती है, रेयरर टू डेंसर, तो उस केस में लाइट शिफ्ट कर जाती है आपकी टूवर्ड्स नॉर्मल। ये प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये दो मीडियम का
इस लाइन को, ये जो दो मीडियम है, इन दो मीडियम को अलग करने वाली जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं सीमा रेखा, या फिर इसी को कहते हैं लिमिटिंग लाइन भी आप कह सकते हैं, लिमिटिंग लाइन। ये कहेंगे सर ये है क्या? दो माध्यम जहाँ पर भी विभाजित होते हैं, अलग अलग होते हैं, उसी रेखा को हम कहते हैं सीमा रेखा या लिमिटिंग लाइन। ये दो मीडियम को अलग करने वाली रेखा होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। इसके बाद इस मीडियम के, आपको पता है कि कोई भी ये हॉरिजेंटल मीडियम है, इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लाई करेगा। कैसे? आपको मैंने बताया था कि समतल दर्पण में क्या होता है, अपवर्तन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सॉरी दोस्तों नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी समतल ये क्या है, समतल दर्पण की तरह आप मान सकते हैं। क्यों? हॉरिजेंटल लाइन है, और एक हॉरिजेंटल लाइन पर नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर बिलोंग करता है, ये श्योर है। तो इस लिमिटिंग लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी ये आपकी अभिलंब कहलाएगी। कहीं पर भी अभिलंब रेखा के लंबवत होता है आपका क्या, नॉर्मल। तो ये हो गया आपका नॉर्मल। इसके बाद हम बात करते हैं, लाइट आपकी आ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये जो आपका स्टार्टिंग एंगल है, इनिशियल एंगल है, इस एंगल को कहते हैं अपवर्तन कोण या फिर आपतन कोण, यहाँ इसको आप कह सकते हैं। इस कोण को हम कह सकते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल इसको भी करते हैं। वहाँ पर भी आपने पढ़ा था आपतन एंड परावर्तन कोण। सेम उसी तरह से जो आने वाली लाइट है, कहीं पर भी जो रेज आ रही है वो नॉर्मल के साथ क्या कोण बनाती है, इस झुकाव को, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण या फिर इंसिडेंट एंगल इसे कहते हैं। अब ये लाइट सेकंड मीडियम में जब गई है किसी भी दूसरे माध्यम में, तब ये जो लाइट है ये नॉर्मल के साथ क्या कोण बनाती है, उसे हम कहते हैं आर एंगल, और इस आर एंगल का नाम होता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल, या फिर इसी को कहते हैं अपवर्तन के बाद जो बना हुआ कोण है वो वाला ये कोण है। चाहे लाइट डेंसर टू रेयरर जाए, चाहे लाइट रेयरर टू डेंसर, मतलब किसी भी केस में लाइट कहीं पर भी जाए, आने वाली लाइट जो कोण बनाएगी नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल, और जाने वाली लाइट नॉर्मल के साथ जो कोण बनाएगी अपवर्तन कोण, या फिर इसी को कहेंगे रिफ्रैक्शन एंगल या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल। इस आर को हम कहते हैं। तो ये इतनी बेसिक बातें, इसकी छोटी सी डेफिनेशंस थी, आपको इसमें इतना जानना था। आपतन कोण आपने पढ़ा है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सब कुछ बताया है। आर से आपका अपवर्तन कोण होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको आई भी पता चल गया, आर भी पता चल गया क्या होता है। और यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपका दूर कर दे रहा हूँ, कभी भी आप यहाँ पर एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर मत लगा दीजिएगा। पता चले कुछ लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि अपवर्तन की घटना में आई बराबर आर होता है। तो मैं पहले कन्फ्यूज़न दूर कर दे रहा हूँ, इसको भूल कर भी मत करिएगा। एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर सिर्फ और सिर्फ परावर्तन के केस में होता है, रिफ्लेक्शन के केस में होता है, अपवर्तन की घटना में ये कभी नहीं होता है। तो इस केस को बिल्कुल याद रखिएगा, आई बराबर आर यहाँ पर नहीं होता है। तो क्या हो सकता है, या तो आई बड़ा हो सकता है आर से, और या तो आर आपका बड़ा हो सकता है आई से। इसके बारे में दोस्तों मैं फिर कभी थोड़ा बाद में जिक्र करूँगा। ये केस मैं आपको विद फिगर समझाऊंगा, ये केस बाद में बताऊंगा आपको। तो ये इतने केसेस थे आपके रिफ्रैक्शन पर बेस्ड मैक्सिमम चीज़ें। अब इसके बाद बात करेंगे इसके वेलोसिटी पर, कैरेक्टरिस्टिक पर, एंड इसके बाद हम वहाँ पर क्रांतिक कोण की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था सिर्फ और सिर्फ वो अपवर्तन की कंप्लीट स्टडी पर था। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।